लेट्स स्टार्ट विद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस साल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको अभी 49 सीजीआई मिले हैं और वो कौन है? यूयू ललित। 48 कौन थे? एनवी रमन्ना। फर्स्ट कौन है? आप ये कमेंट में बताइएगा। ये बताइए सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ कितनी है? ये क्वेश्चंस बीपीएससी कई बार पूछ चुका है और उसकी अभी की स्ट्रेंथ कितनी है? 34। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि सीजीआई को छोड़ के, तो सीजीआई को छोड़ के कितनी हो जाएगी? 33। ये देखिए फुल स्ट्रेंथ है। अभी इतने जज है नहीं, अभी कितने हैं? 32, यानी 31 + 1। तो आप इस चीज को समझिएगा, फुल स्ट्रेंथ। अब एक क्वेश्चन यहीं से बन के आता है कि इस स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा सकता है? तो जाहिर सी बात है, कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद इसको बढ़ा सकती है, जजों की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है इसका कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 जनवरी 1950, लेकिन ओपनिंग डेट भी पूछ देता है। तो इसका ओपनिंग डेट कब है? एक दिन बाद 28 जनवरी 1950 को। इसके बाद आप आ जाइए, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कैसी है? स्वतंत्र है और इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये क्या है? ऐसे हैं, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। हमारे यहाँ कोर्ट क्या है? एक है। और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्या काम है? तो हमने पढ़ा है क्या? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान की गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। ये सब बातें क्या आपके बैक ऑफ द माइंड में है, ये रिवीजन है और इस पर्पज से किया जा रहा है कि आपके पास पहले से कुछ बेसिक नॉलेज है, आप बस मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट रिवीजन कर रहे हैं। आर्टिकल किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 124 टू 147। अब आ जाइए क्वालिफिकेशन। जज बनने के लिए आपको क्या करना होगा? अब आप देख रहे हैं इतना सारा पावर है आपके पास, भाई जज बनना चाहिए ना सबको, तो क्या क्या करना होगा? पहले सिटीजन ऑफ इंडिया हो। क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ देता जन्म से आप भारतीय नागरिक हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। कैसे आप भारतीय नागरिक हुए हैं इसमें कोई मेंशन नहीं है। दूसरा, आप कहीं जज रहे हो हाई कोर्ट में 5 साल या और एडवोकेट 10 इयर्स और सिमिलर कोर्ट्स में, ठीक। उसके बाद सबसे जरूरी, आप राष्ट्रपति की नजर में क्या हो? एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, एक ऐसे न्यायवादी हो आप राष्ट्रपति की नजर में जो जज बनने की हैसियत रखता हो, यह भी जरूरी है। उसके बाद आप आ जाइए ओथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। अब यहां पे जज की मैं बात कर रहा हूं तो सीजीआई और जज दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है। जजेस की पूरी बात हो रही है, सीजीआई अलग से नहीं। तो ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा? शपथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट, एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। भाई शपथ वो दिला रहे तो अपॉइंट भी वही करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन पे करेंगे। किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे? कोलेजियम की। कोलेजियम में कितने लोग होते हैं? 5 लोग। 1+4 क्यों कर रहे हैं हम? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं और वो कहते हैं सर से कि सर आप सीजीआई या जज नियुक्त करिए, उस हिसाब से ये होता है, ठीक। तो करता कौन है? अगर कोई पूछ दे अपॉइंटमेंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट। हाँ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलेजियम करते हैं, ये अलग बात है। तो आपसे अगर रिकमेंडेशन ना पूछे, सिर्फ पूछे कौन करता है, अपॉइंटेड बाय हुम, तो उसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। उसके बाद भाई जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं वही ओथ दिला रहे हैं, तो आप रेजिग्नेशन भी किसको देंगे? रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। और अगर आप रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं तो आप रिटायर होंगे फिर, और रिटायरमेंट की एज कितनी है आपकी? 65 ईयर्स। अब आ जाइए आप यहाँ पे, मान लीजिए कि जरूरी थोड़ी है कि आप 65 ईयर पे रिटायर होंगे, आपको रिमूव भी तो किया जा सकता है। भारत में कोई ऐसा पद नहीं बनाया गया भारतीय संविधान में जिसको हटाया ना जा सके। क्यों? बैलेंस बनाने के लिए, चेक एंड बैलेंसेस, कि आप अपने पद का गलत इस्तेमाल ना करें। तो कैसे हटाया जाएगा? तो हटाया सबसे पहले ये देखिए, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज सेम है, इसी वजह से दोनों यहीं पे पढ़ लीजिए। सबसे पहली चीज, इसका बेस क्या होगा? ऑन विच बेसिस? तो बेसिस होगा आपका, आपने कोई मिसकंडक्ट किया हो आप, या इनकैपेसिटी, दोनों में। अब इसमें देखिए ये है 124 का सब आर्टिकल 4 और 124 का सब आर्टिकल 5। ये दोनों किसकी बात करता है? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस की बात करता है। अब आ जाइए प्रोसीजर, कैसे हटाया जाएगा? तो प्रोसीजर यही है
कि स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से दोनों हाउसेज में पास हो। बोथ हाउसेज का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति उस पर साइन करें। और ये सारे प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए? 1 सेशन में कंप्लीट होने चाहिए। अगर एक सेशन में कंप्लीट नहीं होता है तो ये बिल क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को नहीं हटा पाएंगे। आपको एक ही सेशन में ये सारी चीजें क्या करनी है? कंप्लीट करनी है सारा प्रोसीजर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाइए, क्योंकि आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो डायरेक्ट आर्टिकल से ही क्वेश्चन है मैक्सिमम। तो आर्टिकल 27 एडहॉक जज, और एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 129 ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन है वो उनके नीचे लोअर कोर्ट्स में क्या होगा? मान्य होगा। एज ए एविडेंस आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं। अपनी अवमानना के लिए क्या कर सकते हैं? आप सजा दे सकते हैं। उसके बाद आ जाइए 130 सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। अब ये बताइए कोर्ट थोड़ी बैठेगी, बैठने का इन द सेंस ये है कि कहां पे रहेगी। तो अभी कहां है? दिल्ली में है। इसको कौन चेंज कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की सलाह पे। वो किस आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 130 में। 137 ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजंस को क्या करेगा? रिव्यू करेगा। और आप देखे होंगे काफी बार ये होता भी है। उसके बाद आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट जज, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। हमने ये पढ़ा था जब प्रेसिडेंट पढ़ा था कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एडवाइजर लेते हैं। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो एडवाइजरी यहां पे सुप्रीम कोर्ट किसका काम कर रही है? एडवाइस देने का। तो ये कैसी बॉडी हो गई? एडवाइजरी बॉडी हो गई। इसी के साथ हमारा क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का पार्ट पूरा खत्म होता है। इस साल का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करंट अफेयर, स्टैटिक करंट में आएगा नेशनल सिंबल्स। इस क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग डेली पेपर में पढ़ रहे होंगे, द हिंदू उठाते थे उस समय, तो क्या था? टीवी पे जाएंगे तो इनका शेर दहाड़ रहा, अशोक का नहीं दहाड़ता है। वो 3-4 दिन चला। उसके बाद हर घर तिरंगा अभियान चला। ये भी पूछ सकता है कि ये क्यों किया गया? तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम मना रहे थे, अमृत महोत्सव आजादी का, इस वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते कि इसके पीछे के जो पार्ट्स हैं, जो इसका स्टैटिक है, वो क्या हो? आपको दिमाग में हो। पीसीएस ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है और यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस बनाता है। हाँ, पीसीएस की खासियत ये है कि जब तक वो कुछ गंदा फैक्ट ना पूछ ले उसका पेट भरता नहीं है। तो कुछ फैक्ट्स आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले आप आते हैं राष्ट्रीय ध्वज पे, ट्राई कलर्स पे, तिरंगे पे। तिरंगे की जब बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किसने डिजाइन किया इसको? तो डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया। अब इनका नाम पिंगाली वेंकैया समझ के ही मत समझिए कि वेंकैया नायडू के दादाजी थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पिंगाली वेंकैया कोई और है। राष्ट्रीय ध्वज की रेशियो क्या होगी? कई बार पूछा है, 3:2 रेशियो होगी। राष्ट्रीय ध्वज जब मैंने आपको संविधान सभा पढ़ा रहा था तो ये पढ़ाया था कि एडॉक कमेटी बनी थी राष्ट्रीय ध्वज के लिए, और उस एडॉक कमेटी के चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जिनको झंडा फहराना है भाई वो उसके चेयरमैन हो गए, आप ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज में सबको पता है, बचपन से फहराते आ रहे हैं, राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं। 3 कलर्स होते हैं, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमको जो लगा बताना चाहिए कि आप व्हील्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो व्हील्स क्या है? 24, इसमें कंफ्यूजन नहीं थी। कंफ्यूजन इसके कलर में हो सकती थी। वो कौन सा कलर का होता है? नीला, ब्लू कलर का। और ये किसका सिंबल है? प्रगति एवं न्याय का, जस्टिस का है और चलते रहने का प्रतीक है। अब केसरिया, हरा, सफेद ये नहीं ना बताना पड़ेगा। अगर ये भी बताना पड़ेगा मुझे, फिर मैं कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए यहीं पे तैयारी, धन्यवाद कह के आगे बढ़ जाइए। ठीक, अब आ जाइए, ये जो व्हील्स है वो हमने लिए कहां से हैं? अशोक स्तंभ से। और अशोक स्तंभ कहां है? सारनाथ में। सारनाथ कहां है? वाराणसी में। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, इसको कब अडॉप्ट किया गया? अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो ये बन सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को। दूसरा, इसको कौन डिजाइन किया? और तीसरा, एडहॉक कमेटी। बाकी के चांसेस हैं लेकिन बहुत रेयर, लेकिन ये 3 जान जाइए कि बहुत चांसेस हैं। और इसके भी कि किस अभियान के तहत
हर घर तिरंगा लगाया गया और फ्लैग कोड की चेंजिंग भी इसी वजह से की गई, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल। अब आ जाइए आप स्टेट एम्बलम पे। अब स्टेट एम्बलम इस समय कहां बन रहा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के समय बन रहा है। तो स्टेट एम्बलम बन रहा है तो इसका स्टैटिक क्या होगा? ये कहां से लिया गया है? ये अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। किस स्तंभ से लिया गया है? सिंह स्तंभ से। और ये सिंह स्तंभ कहां है? ये भी सारनाथ में है। और सारनाथ कहां है? वाराणसी में है। अब देखिए इस पे क्या शब्द अंकित है। सिंह स्तंभ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। आप देखे होंगे कि यूपी पुलिस का लोगो भी है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है? सत्य की हमेशा जीत होगी। और ये हमेशा कहां होना चाहिए? आपके दिमाग में। इसी वजह से ये कहां लिखा है? मुंडकोपनिषद में इसका उल्लेख है। जब आप एंशिएंट उपनिषद पढ़ेंगे तो ये पूछता है कि किस उपनिषद में इसका उल्लेख है। तो आप इसको इसकी हिस्ट्री कहिए या स्टैटिक करंट कहिए, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन ये बहुत बार पूछ चुका है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। फैक्ट की तरह समझिए। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं? या तो पुराने पूछे हुए हैं या इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आ जाइए, पीसीएस में यही कह रहा था, गंदा फैक्ट जिसको कहते हैं। अब ये पूछता है कि बताइए शेरों की संख्या कितनी है? सिंहों की संख्या कितनी है? 4। अब ये चीज पेपर में नहीं देता, ना टीवी में देगा। उसके बाद ये पूछता है कि नीचे अंकित चिन्ह जो हैं, अशोक स्तंभ के नीचे देखेंगे आप तो सेंटर में चक्र बना है और दाएं और बाएं एक एक और पशु बने हैं। ठीक, तो उन पशुओं का भी पूछता है। तो दाएं साइड, राइट साइड में क्या बना है? बैल बना है। लेफ्ट में क्या बना है? घोड़ा बना है। और सेंटर में क्या बना है? अशोक चक्र बना है। अब देखिए ये दोनों तो एकदम इंपॉर्टेंट है। आप हो गया क्या, अभी चल रहा था न्यूज में। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है आपसे कि आप बताइए राष्ट्रगान कब हुआ, राष्ट्रीय गीत कब हुआ। वो सब भी हम अब पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और बाकी जो नेशनल सिंबल्स हैं उसको। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आपसे राष्ट्रीय ध्वज से या सिर्फ एम्बलम से पूछ के चला जाए। उसकी मर्जी क्या है कि मैच द फॉलोइंग कर दो, क्योंकि पीसीएस की ये बहुत पुरानी आदत है। तो आइए थोड़ा थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रगान में सबसे जरूरी क्या है कि आपको ये देखना है कि कहां से लिया गया। गीतांजलि से। गीतांजलि किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसी के दूसरे पार्ट से किसका बना? बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। कितने देर में हम गाते हैं? 52 सेकेंड। इसमें तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। दिक्कत यहां पे है, ये वाला, ये दोनों। एडॉप्टेड ऑन, सॉरी, पहली बार गाया गया, प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, उसके बाद एडॉप्टेड ऑन ये 24 जनवरी 1950 को इसको हमने अपने राष्ट्रगान के रूप में क्या किया? अपना लिया। यही दो क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछता है। अब आ जाइए राष्ट्रीय गीत पे। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। कहां से हम लिए हैं? आनंद मठ से। और आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किससे इंस्पायर्ड होकर लिखी थी उन्होंने? तो सन्यासी विद्रोह और अकाल, उस समय अकाल का टाइम था काफी, उसके बाद सन्यासी विद्रोह से उन्होंने प्रभावित होकर ये नाटक लिखा था। उसके बाद आप आ जाइए कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया 1896 में, और ये भी कहां पे? कलकत्ता में। और इसको भी अडॉप्ट किया गया सेम डेट पे। तो अब आपको एक चीज ये पता होगी कि 24 जनवरी को ही दोनों को क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया है। अब देखिए क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी पूछता है कि राष्ट्रीय पंचांग हमारा किस पे आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। इससे पहले हम विक्रम संवत फॉलो करते थे, अब क्या फॉलो करते हैं? शक संवत। और कब से? 22 मार्च 1957 से हम शक संवत फॉलो करते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा क्या है? हाथी है। अब देखिए यहां आगे राष्ट्रीय नहीं लिखे हैं, ये आप अंडरस्टूड समझ लीजिएगा। तो अब आ जाइए यहां पे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष। अब कहेंगे ये सबको पता है, तो ये नहीं पूछेगा ना। आपके लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए। आप इसका साइंटिफिक नेम याद करिएगा, क्वेश्चन में इसका साइंटिफिक नेम ही पूछता है। ठीक, कमेंट में आप करिएगा, फिर मैं बता दूंगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, वृक्ष, बरगद, पंछी, मोर, पुष्प, कमल, मुद्रा। मुद्रा क्या है हमारा? रुपया। रुपया की साइन किसने डिजाइन किया था? यह पूछता है उदय कुमार ने। और कब से लागू है? 15 जुलाई 2010 से। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसको कब बनाया गया राष्ट्रीय नदी? 4 नवंबर 2008 को। और ये बताइए कि गंगा नदी के साफ होने का क्या मतलब है? जब गंगा नदी साफ होती है तो उसका प्रमाण ये होता है कि उसमें गैंगेटिक डॉल्फिन्स मिलती हैं। ठीक,
अब वो एनवायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भूल जाइए कि जितना बीओडी होगा उस हिसाब से नहीं, बीओडी को अलग रखिए। गैंगेटिक डॉल्फिन तभी मिलती है जब गंगा नदी साफ होती है। तो एक तरीके से समझिए कि सफाई का पैमाना भी है ये, और यही हमारी क्या है, जलीय जीव भी है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, गैंगेटिक डॉल्फिन। इसी के साथ हमारा नेशनल सिंबल्स का चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के क्विक रिवीजन, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा है तो ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी का भी ये फेवरेट टॉपिक है। तो आप इसमें पढ़ेंगे क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमको पढ़ना क्या है, एक पंचायती राज और एक म्युनिसिपैलिटी, यानी शहर का प्रशासन और गांव का प्रशासन, ये दोनों नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन पढ़ना है। और पंचायती राज की स्थापना के लिए हमको डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 40। और ये किसका सपना था, गांधी जी का सपना था। तो गांधी जी के जन्मदिन वाले ही दिन हमने स्टार्ट किया था नागौर जिले से 1959 में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत हमने की थी, नगर पंचायत की ग्राम पंचायत की शुरुआत हमने की थी, पंचायती राज की। अब जब नागौर जिला कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है, राजस्थान पूछ लेता है। अगर हिस्ट्री देखें स्थानीय प्रशासन की तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी इंडिया में। इसी वजह से इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। कब स्टार्ट की थी, 1882 में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि पंचायती राज किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो ये किस लिस्ट में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। पंचायती राज किस चीज को दर्शाता है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। एक तरीके से कहिए तो गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल की बात करता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है स्थानीय स्वशासन। अब हम इस फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ेंगे कि क्या क्या इन दोनों में चेंजेस हैं, क्या अंतर हैं और क्या कॉमन है, क्या याद करने वाली बातें हैं। और ये सारी क्या हैं, PYQs हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंचायती राज का सबसे पहले पूछता है पार्ट क्या है, पार्ट 9, आर्टिकल 243 टू 243O। यहां पे जब आप आ जाएंगे तो ये कहां चला जाएगा, पार्ट 9A में, और इसका आर्टिकल हो जाता है 243ZG तक। अगर आप शेड्यूल की बात करें तो ये 11th शेड्यूल में है। और ये कब जोड़ा गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। पंचायती राज के कब जोड़ा जाएगा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और म्युनिसिपैलिटी का शेड्यूल 12, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। दोनों एक ही साल हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। बस पंचायती राज को हमने अलग रखने के लिए इसको 73rd कर दिया और उसके बाद इसको क्या कर दिया, 74 कर दिया। इसके बाद जब आप आते हैं तो एक चीज ये पूछता है कि इन्फोर्स्ड कब होता है। आपने इस दिन तो कर दिया इसके साथ 1992 में, ये इन्फोर्स हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसी वजह से हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और ये हुआ 1 जून 1993 को। अब जैसे आप देखते हैं, आपने शेड्यूल 7 में पढ़ा है कि यूनियन लिस्ट में इतने सब्जेक्ट्स हैं 98, स्टेट लिस्ट में इतने हैं, कंकरेंट लिस्ट में इतने हैं। तो पंचायती राज्यों को भी तो कुछ सब्जेक्ट्स देंगे, किसी विषय पे ये काम करेंगे, वो विषय पूछता है कितने हैं। 29 है पंचायती राज के पास सब्जेक्ट्स, और 18 सब्जेक्ट्स कहां हैं, आपके म्युनिसिपैलिटीज में है। ये चीज अगला ये पूछता है कि इनके चुनाव कराता कौन है। देखिए यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। जब स्टेट इलेक्शन कमीशन का नाम आता है तो आप ये मत सोचिए कि स्टेट्स के चुनाव, स्टेट्स के चुनाव कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और पंचायती राज का चुनाव कराने के लिए ही स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्चुअली बना, अदरवाइज बाकी दोनों चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा ही रहा था। अब इसका ये पूछता है कि टेन्योर क्या होगा। जब आपने एक बार चुनाव किया तो ये 5 साल नॉर्मली और 5 साल यहां भी। अब ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी को ग्राम प्रधान चुना या किसी को ब्लॉक प्रमुख चुना, वो क्या होगा, उसका देहांत हो जाए, वैकेंसी हो, मतलब वैकेंसी हो जाए, किसी भी तरीके से वैकेंट हो जाए, तो कितने दिनों के अंदर दोबारा चुनाव करा लेना है, 6 महीने। और यहां भी कितने दिनों के अंदर, दोबारा 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करा लेना है। चुनाव लड़ने की आपकी एज क्या होगी, 21 ईयर दोनों जगहों पे। अब एक क्वेश्चन रिपीटली पूछता है, वुमेन्स का रिजर्वेशन। वुमेन्स का रिजर्वेशन कितना है, 1/3।
कभी ऐसे दे देता है या कभी कर देता है 33%, और कभी कभी आयोग का मन करता है खेलने का तो ये भी करता है। ठीक, तो सब सेम है, 1/3 ही है। उसके बाद कभी कभी वो आर्टिकल भी पूछ लेता है, तो 243 डी का सब क्लॉज 3। अब डी में SC ST का भी रिजर्वेशन आता है, डी के 3 में वुमेन्स का रिजर्वेशन है, इस बात को समझिएगा। अब इसी के साथ हम लोग पंचायती राज में जो कमिटीज बनी थी उनको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कमिटी की क्रोनोलॉजी पूछता है। क्या पूछता है? कमिटी की क्रोनोलॉजी पूछता है। तो सबसे पहली जो कमिटी बनी थी वो कौन सी कमिटी बनी थी? बलवंत राय मेहता, पहला ये बना था। दूसरा क्या बना था? अशोक मेहता। अशोक मेहता के बाद क्या बना था? PVK राव या GVK राव, कुछ भी कर लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? अब इसके बाद LM सिंघवी बनी थी। उसके बाद PK थुंगन, यही है। इसके अलावा कोई कमिटीज बनी है, लेकिन मतलब ये प्रमुख कमिटियां हैं जो क्रोनोलॉजी में सजाने को आती हैं, और ये क्रोनोलॉजी वाइज है। ये सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। पहली तो क्रोनोलॉजी, सेकंड इससे क्वेश्चन फॉर्म होता है कि इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि कितने, तो ये इन्होंने कहा था कि 3 टियर, 3 चरण में होना चाहिए, और अभी कैसा है हमारा? 3 टियर में ही है। इसी वजह से इनको एक तरीके से इन्हीं का जो आइडिया था वो हमने पूरी तरीके से लागू किया। अशोक मेहता ने क्या कहा था? अशोक मेहता ने कहा कि 2 टियर में होना चाहिए। ठीक, और LM सिंघवी ने कहा था कि इसको क्या करिए? कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दीजिए, यानी इसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। अब देखिए, समझिए यहां पे, जब आप 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप यहां पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है? ये हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर रहे हैं, संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। तो एक्चुअली में ये जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये संवैधानिक दर्जा के बाद मिला है। अब ये क्या है? ये हमारे संविधान का अंग है। पहले क्या था कि हमने अपनाया था, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया हुआ था। तो ऐसा था कि कोई अपनाए कोई ना अपनाए, चलता था, राज्यों के ऊपर था। अब क्या कर दिया है कि अब संवैधानिक दर्जा है, तो आप जान ही रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन तो कर नहीं सकते। ठीक, तो यही, इससे ज्यादा भारतीय स्थानीय स्वशासन में क्वेश्चन नहीं पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं। इसके बाद अगर पूछे तो फिर आप स्किप कर सकते हैं।